हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सरकारी अध्यापक पर। मुझे आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे होने के साथ साथ अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सीटेट का एग्ज़ाम 20 अगस्त को शेड्यूल्ड है और आप में से बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं सीटेट के एग्ज़ाम की, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। अब आपका जो समय है लास्ट मोड पर है और इस समय पर आपको जल्दी से, अगर आपका सिलेबस रह गया है उसको कंप्लीट करके ज़रूरत है रिवीजन की, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए हम एक प्रैक्टिस सेशन के रूप में लेकर आए हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी जो है और अच्छी हो जाएगी और बेस्ट हो जाएगी। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज हम ईवीएस का कंटेंट पार्ट डिस्कस करेंगे और ईवीएस का जो 2018 में पेपर 1 हुआ था, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। इसकी हमने पेडागॉजी लास्ट सेशन में डिस्कस कर ली है, अभी तक आपने नहीं देखी ज़रूर देख लेना। और आज इसका कंटेंट वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे 2018 वाले पेपर का। 18 और 19 के 3 पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर की सीडीपी भी हमने कंप्लीट डिस्कस कर ली है, चैनल पर जाकर देख लेना। मैथ्स पेडागॉजी के भी 2 से 3 सेशंस चैनल पर डाले गए हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको भी जाकर आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन उसका जल्द से जल्द मिल जाए। तो आपके सामने पेपर ओपन हो चुका है। 2018 का सीटेट का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। कंटेंट के 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पेडागॉजी इसकी पहले पार्ट में हो चुकी है। पहला क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में स्क्रीन पर आपके सामने है। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? बिहार से जम्मू कश्मीर किस डायरेक्शन में है और गोवा किस डायरेक्शन में है, आपसे पूछा है। यानी कि ये ईवीएस के अंदर आपसे पूछ रहा है ज्योग्राफी का क्वेश्चन। ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस होता है बेसिकली, लेकिन इसमें आपसे जीएस के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खास करके ज्योग्राफी के। तो अभी आपको मैप से ही ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें। अगर आप मैप के बारे में जानते हो तभी आप बिहार से जम्मू की क्या कंडीशन है और डायरेक्शन है और गोवा की क्या डायरेक्शन है वो बता पाओगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बिहार से। देखिए पहले दिशाएं थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। ये ईस्ट है, वेस्ट है, दिस इज़ नॉर्थ एंड दिस इज़ साउथ। दिस इज़ नॉर्थ ईस्ट, दिस इज़ साउथ ईस्ट, दिस इज़ साउथ वेस्ट एंड दिस इज़ नॉर्थ वेस्ट। हिंदी में आप कर सकते हो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब देखो, मान लीजिए ये बिहार है, तो बिहार से उत्तर पश्चिम में यानी कि नॉर्थ वेस्ट में, ये तो हो गया आपका, यहाँ से यहाँ हो गया जम्मू। ठीक है, यहाँ से यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया आपका जम्मू। ये बिहार है, अगर यहाँ से बोला है ना उत्तर पश्चिम, ये होगा उत्तर पश्चिम, तो ये जम्मू हो गया। और गोवा किधर होगा, दक्षिण पश्चिम में यानी कि साउथ वेस्ट में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गोवा। तो बिहार से इस डायरेक्शन में जम्मू कश्मीर है और इस डायरेक्शन में गोवा है। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर होगी, डायरेक्शन से संबंधित मैंने जो आपको चीज़ बताई है। तो थर्ड इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 61 का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। वाष्पीकरण की प्रक्रिया, जिसको इवेपोरेशन कहते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? अच्छा क्वेश्चन है। जो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है वो कौन सी कंडीशन में सबसे स्लो होगा, ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि होगी तब। दूसरा है सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है तब। सतह क्षेत्र घटता है, तापमान बढ़ता है, और सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी आती है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा? आप अपने मन में आंसर को मार्क करिए अगर आपको पता है, और फिर चेक करना कि आपका सही है या गलत है। 62 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। सतह क्षेत्र और तापमान जब दोनों में कमी होगी, सतह क्षेत्र होता है सरफेस एरिया, तो जब भी सरफेस एरिया और टेम्परेचर दोनों डिक्रीज होंगे, उसमें कमी होगी, तब क्या होगा, तब इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वो स्लो होगी। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है ये क्वेश्चन आपको? 4th ऑप्शन राइट आंसर होगा, याद रखना। इवेपोरेशन स्लो होगा जब सरफेस एरिया कम होगा और टेम्परेचर भी कम होगा। क्लियर है? पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाती है? टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस, डिस्टेंसेस एंड डायरेक्शन।
जब हमें स्थानों की और दूरियों की और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझना होता है तो उस समझने की एबिलिटी को क्या कहते हैं? दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थितीय कौशल या ग्राफिक कौशल? अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, बिकॉज यहाँ पर आपको दिशा की बात दी है, दिशात्मक कौशल भी है, स्थिति की बात है, स्थिति कौशल भी है, और एक इन्होंने ग्राफिक कौशल दे दिया। तो इसमें या और इसमें मैपिंग भी है, चित्रण कौशल भी है। तो बताइए क्या इसका जो है राइट आंसर होगा? तो देखो, अगर हमें स्थान, दूरी और दिशा इनकी सापेक्ष स्थिति को समझना है तो उसको समझने की क्षमता कहलाती है चित्रण कौशल, यानी कि मैपिंग स्किल। चित्रण से समझना है तो मैपिंग इधर देख लेना, मैंने आपको पहले बार हर वीडियो में बताया है। आप हिंदी में पेपर अटेम्प्ट करते हो, नो प्रॉब्लम, पर ज़रूरी नहीं है आप हिंदी के हर वर्ड को समझो। तो बाई चांस किसी में आप कंफ्यूज होते हो तो इंग्लिश की हेल्प ले लो, और अगर इंग्लिश में अटेम्प्ट करते हो तो समझ नहीं आता है कोई वर्ड तो हिंदी की हेल्प ले लो। अब मैपिंग से आप हर चीज़ इनमें समझ सकते हो, तो ये कहलाता है मैपिंग स्किल। क्लियर है? सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। किस NCF ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? देखिए, EVS के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से NCF पर ये कहा गया कि प्राइमरी लेवल पर जो है पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाया जाए, इंक्लूड किया जाए। अब लेटेस्ट जो NCF है वो 2005 है, उससे पहले वाले भी दिए हैं 1988, 2000 एंड 1975। तो EVS को जो है प्राइमरी लेवल पर शुरू करने के लिए, करिकुलम में ऐड करने के लिए जो है कौन से NCF ने सिफारिश की? तो 64 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। NCF 1975 में इस बात पर जोर दिया गया, सिफारिश की गई कि EVS को आप ऐड करिए प्राइमरी लेवल पर भी। तो NCF कौन से में? 1975, 1975 याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 पर। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? स्थानांतरित खेती यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन भारत के कौन से जो है राज्य में होता है, रीजन में होता है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र या फिर दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र? तो ये आपको बताना है। तो 65 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जो नॉर्थ ईस्ट है, याद रखना, नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है वहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है, स्थानांतरित खेती की जाती है नॉर्थ ईस्ट में। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 66 कहता है आपसे, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नदी और बांधों से जो लाइट बनाई जाती है, ठीक है, प्रोड्यूस करी जाती है नदी और बांधों से, तो उससे संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि एक सही नहीं होगा, बाकी 3 उससे संबंधित सही होंगे। पहला कहता है बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। बांध बनाकर ही तो जो लाइट है वो प्रोड्यूस करी जाती है, तो ये कह रहा है कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। और चौथा कहता है बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। कौन सा संबंधित नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है नदी बांध से विद्युत उत्पन्न करने के संबंध में? तो 66 का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत है। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जबकि ये हवा या पानी को प्रदूषित नहीं करता। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। और ये भी बात सच है कि जो बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से थोड़ा अलग कर देते हैं, ये बात बिल्कुल इससे संबंधित ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। देखिए, अगर आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं या टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वीडियो ख़त्म होने के बाद लिख सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख देना आपको इस सब्जेक्ट का जो है मैटर चाहिए या आपको ये समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना जो भी आपकी नीड है। हम कोशिश करेंगे कि उसको आपके सामने लेकर आया जाए। 67 आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं? दिस इज़ अ रिपीटेटिव क्वेश्चन। ये हर एक EVS के एग्ज़ाम में, हर एक साइंस के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी हैं? तो बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प या फिर ये सभी? 64 का राइट आंसर क्या होगा? तो 64 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा।
अब आप में से बहुत लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, मीथेन इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, लेकिन वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प को काफ़ी लोग शायद नहीं जानते कि इट इज़ अ बिग पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। तो ये तीनों पार्ट हैं ग्रीन हाउस गैसेज का, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पर। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? कोई सा भी मानसून हो, मानसून सेशन हो कोई सा भी, लेकिन जो ठंडे रेगिस्तान है ना भारत में, वो उससे अफेक्ट नहीं होते। तो क्यों नहीं होते? पहला ऑप्शन है ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली या कम होती है, या ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है। क्या सही आंसर होगा? मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं ठंडे रेगिस्तान, ये आपको बताना है। 68 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए 68 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में है। क्या आप ये बात जानते हैं कि जो कोल्ड डेजर्ट्स हैं दे आर लाई इन द रेन शेडो ऑफ हिमालयाज, तो इसलिए वो मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पर। ताजमहल के पीले होने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? दैट इज़ ऑल्सो अ रेपिटेटिव क्वेश्चन इन डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्स। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताजमहल का पीला होना, ठीक है, या फिर ताजमहल का फीका पड़ जाना, उसकी जो शाइनिंग है उसका कम हो जाना, कौन सी गैस के कारण है? तो याद रखिएगा ये है सल्फ़र डाइऑक्साइड। जी हाँ, जो कि ताजमहल को, स्पेसिफिकली ताजमहल को, और भी चीज़ों को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन ताजमहल क्योंकि एक प्रसिद्ध स्थल है इसलिए इसका नाम लिया जाता है बार बार। तो इसको कौन सी गैस जो है परेशान कर रही है? SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 70 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? अब देखिए हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया, तो EVS में GS के क्वेश्चंस काफ़ी आ जाते हैं। गोलकोंडा किला किसने बनवाया है? तो गोलकोंडा किला किसने बनवाया? चोल वंश ने, चालुक्य ने, काकतीय ने, या पल्लव राजवंश ने? ये बताना है आपको। गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा काकतीय राजवंश ने ये गोलकोंडा किला बनवाया था। गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? काकतीय राजवंश ने। 70 का क्या आंसर होगा? थर्ड ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए न्यूमेरिकल भी है, EVS में न्यूमेरिकल भी है, साइंस से आपका एक फिजिक्स से न्यूमेरिकल है। 71 क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, और इसको आपने करना है सॉल्व। क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन आपसे कहता है कि 15 ग्राम पर ml घनत्व है यानी कि डेंसिटी है, और 3 ml आयतन यानी कि वॉल्यूम है, तो उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? आपको क्या दिया है? देखो घनत्व को डेंसिटी बोलते हैं इसलिए उसको D से रिप्रेजेंट करते हैं, आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम तो इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, और पूछा है द्रव्यमान तो उसको M से रिप्रेजेंट करते हैं, मास। तो एक फॉर्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर। अब हमारे पास घनत्व कितना है? 15, मास हमें निकालना है और वॉल्यूम है 3, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, मास कितना आ जाएगा? 45 ग्राम। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 71 का सेकंड इज़ द राइट आंसर। बस आपको याद क्या रखना है कि जो घनत्व है वो बराबर होता है मास बटे आयतन के, याद रखिएगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ऐसा हो सकता है मास और डेंसिटी हो, वॉल्यूम पूछ ले, या डेंसिटी और वॉल्यूम दिया हो, मास पूछ ले। यही फॉर्मूला आपको लगाना है। बढ़ते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सी अदिश राशि है विच इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, जिसमें दिशा नहीं होती सिर्फ परिमाण होता है? ठीक है, अदिश राशि का मतलब जिसमें दिशा नहीं होती सिर्फ परिमाण होता है, और सदिश का मतलब जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, वो सदिश है, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो अदिश यानी कि स्केलर क्वांटिटी होती है। अब इनमें से सीधा मैं आपको बता देती हूँ कि जो अदिश राशि है वो कौन सी है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान अदिश राशि है।
जबकि गुरुत्वाकर्षण, संवेग और भार ये तीनों सदिश राशि हैं, इनमें दिशा भी होती है। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन क्लियर हुए? 4। एक तो अदिश राशि क्लियर हुई आपको 72 का, ठीक है। 1 द्रव्यमान क्या हुई? अदिश राशि। तो जो गुरुत्वाकर्षण, संवेग और भार है ये सदिश राशि है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती, उसको क्या बोलेंगे? एन ऑब्जेक्ट इन विच नो लाइट रेज कैन पास थ्रू इज कॉल्ड। अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी और उत्तल। जिसमें से कोई भी रे नहीं गुजर पाए, लाइट रे वहाँ से पास नहीं हो पाए, उसको क्या बोलेंगे? उसको अपारदर्शी बोलेंगे, सीधा सा आंसर है। पारभासी नहीं बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, और कन्वेक्स का तो यहाँ मतलब ही नहीं है। ठीक, आपको पता है ऑप्शंस, क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता तो भी आप उसका राइट आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता पर आप राइट आंसर निकाल सकते हो। एक सेशन आपके लिए लेकर आएंगे, वो भी तरीका उसमें हम आपको बताएंगे। फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़ लेते हैं। तो याद रखिएगा, जिसमें से कोई भी प्रकाश की किरण ना गुजर पाए वो होता है अपारदर्शी, यानी कि ओपेक। क्लियर है? चलिए फिर से एक न्यूमेरिकल आ गया आपके सामने 74 क्वेश्चन में। ठीक है, 74 क्वेश्चन में फिर से आपके सामने आ चुका है एक न्यूमेरिकल। कहता है कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है। चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान कितना है? 10 kg। ठीक है, तो ये फिर से आपके सामने एक न्यूमेरिकल है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या है वो बताना है आपको, और आपको चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान पता है। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर जो द्रव्यमान है वो कितना है? 10 kg है, और पृथ्वी की सतह पर भार बताना है। तो देखिए, भार जो आपको पृथ्वी की सतह पर बताना है उसका फॉर्मूला क्या होगा? F = मास इंटू ग्रेविटी। ये फॉर्मूला होगा भार निकालने के लिए। ठीक है, क्या होगा? मास इंटू ग्रेविटी। अब जो मास है वो कितना है आपके पास यहाँ पर? 10, और ग्रेविटी जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 होती है। तो ये आपका आ जाएगा 98, और किस में आएगा? न्यूटन में आएगा। भार किस में आएगा? न्यूटन में आएगा। क्लियर है आपको इतनी बात? भार किस में आएगा? न्यूटन में। क्यों आएगा? क्योंकि ये केजी में है, मास है केजी में, और इनटू आपका हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो ये भार आएगा ये न्यूटन में आएगा। तो ये फॉर्मूला क्या है? F भार बराबर द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय। ठीक है, यानी कि गुरुत्व G। F = mg। भार कितना है चंद्रमा की सतह पर? 10। G की वैल्यू 9.8, मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, और यूनिट क्या आएगी? न्यूटन। अब आप कहोगे ऑप्शन में 90 न्यूटन नहीं है, ये जो क्वेश्चन है ये गलत था उस एग्ज़ाम में, तो इसका जो सही आंसर है वो 98 न्यूटन है। क्लियर है? फॉर्मूला F = mg है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 पर, और जो कंटेंट का है ये लास्ट क्वेश्चन होगा कंटेंट का। क्वेश्चन नंबर 75। एक विलेय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है? द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट डिपेंड्स ऑन। कोई विलेय है तो उसका विघटन होने की दर ये किस पर निर्भर करेगी? दाब पर, तापमान पर, सतह क्षेत्र पर, या फिर भार पर। राइट आंसर क्या होगा 75 क्वेश्चन का? तो इसका राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सरफेस एरिया पर। किसी भी विलय की जो विघटन दर होगी उसके सतह क्षेत्र पर निर्भर करेगी। डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। याद रखेंगे? क्लियर है इतनी बात आपको? तो ये हमारा जो कंप्लीट पेपर था, पेपर 1 EVS का हो चुका है। पिछले सेशन में हमने पेडागोजी डिस्कस कर ली थी, आज कंटेंट डिस्कस कर लिया है। आप कोशिश है हमारी EVS और हिंदी और CDP इन चीज़ों की जो पेडागोजी और कंटेंट के सवाल हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू हम कवर कराएं बिफोर एग्ज़ाम। बस आपके साथ और सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सारे सेशंस को पूरा देखा करिए। ठीक है, बस यही एक्सपेक्टेशन है आपसे हमारी। अच्छे से आप पढ़ाई करिए, जहाँ से भी आप पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई करते रहो, और यहाँ से अपना रिवीजन करते रहो बहुत अच्छे से। तो मुझे उम्मीद है आपको सेशन आज का अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है,
और जाने से पहले अपने स्टडी ग्रुप्स में इस वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर कर दें ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाने के लिए। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।